संधि के बारे में बताया गया था कि वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। दूसरा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि विसर्ग हो तो वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो सबसे पहले हम सभी जानेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। आप देखोगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर रहता है और दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी स्वर ही रहता है। जैसे एक शब्द देख लेते हैं, जैसे है देव, धन, आलय। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी पहला शब्द देव, वा में आ स्वर छिपा हुआ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जिसको आदि वर्ण के नाम से जानते हैं, इसमें बड़ा आ है और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हो जाते हैं बड़ा आ। इस तरह से शब्द जो बनता है वो बनता है देवालय। इसी आधार पर संधि को परिभाषित किया गया है। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर से एक बार देख लीजिए: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि का जब शब्द आप देखोगे, सबसे पहले आप शब्द पहचानना सीख लीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं कोई शब्द दिया गया है तो उसमें कौन सी संधि होगा, पहले इसको जान लीजिए। अगर दीर्घ संधि से संबंधित शब्द रहेगा तो शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दीर्घ संधि से संबंधित अगर उदाहरण रहेगा तो उसके दूसरे या तीसरे वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा। अब बात करते हैं गुण संधि का। गुण संधि का अगर उदाहरण है, अगर कोई शब्द दिया है उसमें अगर गुण संधि होगा तो दूसरे वर्ण में या तीसरे वर्ण में ए, ओ और अर की मात्रा दिखाई देगा। पहले वीडियो में मैं वहां पर कुछ शब्दों को भी लिखकर बता दिया हूं, आप उसके लिए पहला वीडियो देख लीजिएगा। गुण संधि के उदाहरण में शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में ए, ओ या फिर अर की मात्रा दिखाई देता है। वृद्धि संधि की बात किया जाए तो वृद्धि संधि के अंतर्गत जो शब्द होता है उस शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में आए, औ की मात्रा दिखाई देता है। एक बार फिर से, वृद्धि संधि में वृद्धि संधि से संबंधित जो उदाहरण होगा उस शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में आए या फिर औ की मात्रा दिखाई देता है। यण संधि के अंतर्गत जब देखते हैं, यण संधि से संबंधित जब कोई उदाहरण रहेगा तो उस शब्द के दूसरे वर्ण में आप देखोगे य, र, ल, व का आगम रहेगा और यह अपने साथ एक आधे वर्ण को लेकर आता है। अयादि संधि की बात किया जाए तो अयादि संधि में अय, आय, अव, आव की मात्राएं रहेंगे। और दूसरी खास बात होती है, अयादि संधि हमेशा 3 वर्णों से ही संबंधित होता है। अब अपवाद के रूप में कुछ भी हो सकता है, परंतु जितने भी इसके अंतर्गत शब्द आने वाले होते हैं उन शब्दों में वे शब्द 3 वर्ण के होंगे, पहला और दूसरा।
वर्ण मिलाकर उसमें अय आय अव का आगम होता है। तो आइए सबसे पहले हम सभी दीर्घ संधि को देखते हैं। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में आप सभी जानते होंगे, संस्कृत में इसका सूत्र भी है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र बताता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह है अकः सवर्णे दीर्घः। अर्थात अक प्रत्याहार का मेल जब समान वर्ण से होता है तो वह दीर्घ कहलाता है। अक प्रत्याहार का मेल जब समान वर्ण से होता है तो वह दीर्घ हो जाता है। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आप लोग माहेश्वर सूत्र जानते होंगे। माहेश्वर सूत्र है ऐ उल रिल रे कै औ गय औ चह वर ट लड़ झम गड़ नम झबज गड़ दस जब गड़ दस खपय छटत चटत कपय सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र का पहला और दूसरा सूत्र जब आप लोगे तो जैसे है, पहला सूत्र है आई उड़, दूसरा है रिलरिक, अब इसके अंतर्गत देखिए पहले सूत्र के अंतिम वर्ण और दूसरे सूत्र के अंतिम वर्ण, इन दोनों को हम कट कर दिए। अब यहां पर केवल कितने वर्ण बचे? पहले सूत्र में 3 वर्ण अ ई उ, दूसरे सूत्र में 2 वर्ण रे और रे। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये पांचों वर्ण ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। यही स्वर जब समान वर्ण से मिले, अब यहां कहा गया ना कि अकः, अक मतलब ये सभी, ये 5 वर्ण हैं, इन पांचों वर्ण का मेल जब समान वर्ण से होता है। समान वर्ण का तात्पर्य है ह्रस्व या दीर्घ, आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ से। अब किसी भी स्थिति में चाहे पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ हो, दूसरे का दीर्घ आ हो, पहले का दीर्घ आ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ह्रस्व आ हो, या फिर दोनों स्थिति में दीर्घ हो सकता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ हो, दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी दीर्घ आ हो, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ हो, दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी ह्रस्व आ हो। तो ये समान वर्ण हुए, इनको हम समान वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों का दीर्घ हो जाता है, यह हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। यही स्थिति ई के साथ भी होता है और यही स्थिति ऊ के साथ होता है। ह्रस्व या दीर्घ का जब ह्रस्व या दीर्घ ऊ के साथ मेल होगा तभी वह समान वर्ण कहलाएगा, और जब समान वर्ण होगा तो वह दीर्घ हो जाएगा। जैसे है पुस्तकालय। शब्द क्या है? पुस्तकालय। चूंकि दीर्घ संधि के अंतर्गत बताया गया था कि दूसरे या तीसरे वर्ण में, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा। अब यहां पर देखिए बड़ा आ की मात्रा का के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। अब इसी का से संबंधित का को पहले शब्द का अंतिम वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। जिस वर्ण में आपकी मात्रा दिखाई दे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की, उस वर्ण को हम उस वर्ण को लेकर एक शब्द बनाते हैं। तो अब का के ऊपर बड़ा आ की मात्रा लगा है, तो
तो हम इसी शब्द को का से रिलेटेड, मतलब का के पहले जितने भी वर्ण हैं उन सभी को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे, हो जाएगा पुस्तक। और दूसरा शब्द हो गया आलय। आलय क्यों हुआ? आलय इसलिए होगा क्योंकि नियम भी कहता है कि हर्ष या दीर्घ आ का मेल, हर्ष या दीर्घ आ के साथ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए यहां पर आलय। अब दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम दो शब्दों में, किसी भी शब्द को दो शब्दों में जब डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, उस समय हमें ध्यान रखना है कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, सार्थक शब्द। अब पुस्तक और आलय दोनों शब्द सार्थक है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ, दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी बड़ा आ। अब ये दोनों आ आपस में मिलकर दीर्घ आ हो गए थे, तो शब्द बना था पुस्तकालय। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे है देवालय। देवालय में आप देख रहे हैं, अब वा के ऊपर बड़ा आ की मात्रा दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वा से पहले जितने भी वर्ण हैं उनको लेकर हम एक शब्द बनाएंगे। अब शब्द बनाएंगे हम देव और आलय। ये तो हो गया सार्थक शब्दों में डिवाइड करना, सार्थक शब्दों में बांटना। अब ध्यान हमें, अब नियम पर हम जाएंगे। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वही दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी होना चाहिए, मतलब समान होना चाहिए। समान होने से तात्पर्य ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ आ के साथ हो, तभी वह समान वर्ण कहलाएगा। और जब समान वर्ण होगा तो दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएंगे और शब्द बन जाएगा देवालय। अगला उदाहरण देखते हैं। ई से संबंधित उदाहरण देख लो, जैसे है कपीस। कपीस, अब यहां देख रहे हैं पा पे बड़ी ई की मात्रा है। पा पे बड़ी ई की मात्रा होने का मतलब हो गया, अब दोनों यहां पर हम शब्दों को डिवाइड करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो पहला शब्द हो गया कपि धन, दूसरा शब्द हो गया ईस। अब यहां पा पे छोटी ई की मात्रा क्यों लगा? क्योंकि पा पे बड़ी ई की मात्रा का मतलब कोई अर्थ ही नहीं होगा। कपि, कपि का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि कपि का अर्थ होता है। और यहाँ इस, अगर इस का प्रयोग किया गया होता तो उसका भी अर्थ नहीं होता, इस शब्द का अर्थ होता है ईश्वर। तो यहाँ पर कपि और ईश दो सार्थक शब्द हो गए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देख रहे हैं ह्रस्व ई है और दूसरे शब्द का आदि वर्ण दीर्घ ई है। अब इस आधार पर आप देख रहे हैं दो ई आपस में मिले तो यहाँ पर दीर्घ ई हो गए। दो ई मतलब ये दोनों समान वर्ण थे, समान वर्ण होने की वजह से ही यह दीर्घ संधि के अंतर्गत आया। अब हो गया, शब्द बन गया आपका कपीस। दूसरा शब्द देखते हैं ऊ से संबंधित, जैसे शब्द है लघूर्मी। अब इसको घा पे ऊ की मात्रा लगा हुआ है तो हम यहां घा से एक शब्द बना लेंगे, तो हो जाएगा लघु घन उर्मी। अब यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ऊ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण दीर्घ ऊ। अब दोनों ऊ आपस में मिलकर बना देंगे दीर्घ ऊ और शब्द बन जाएगा लघूर्मी। घा पे बड़ा ऊ की मात्रा। आप सभी देख रहे हैं। ऐसे ही जब समान वर्णों का आपस में मेल होता है तब वह दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अब संधि का दूसरा, स्वर संधि का दूसरा भेद, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि संस्कृत में इसका भी एक सूत्र है आद्गुणक।
अब यह क्या कहता है? आदगुणा। आदगुणा कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तथा ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ ऊ के साथ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, तथा ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल जब ह्रस्व या दीर्घ री के साथ हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। क्लियर? अब यहां पर दीर्घ संधि के अंतर्गत आप लोगों ने देखा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वही दूसरे शब्द का आदि वर्ण आदेश होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होगा वही दूसरे शब्द का आदि वर्ण आदेश होगा। मतलब अगर आ है तो दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी आ होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ई है तो दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी ई होगा। अगर ऊ है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर ऊ है तो दूसरे शब्द का आदि वर्ण भी ऊ होगा। लेकिन यहाँ पर गुण संधि के अंतर्गत आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ ही रहेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा? ह्रस्व या दीर्घ आ, और दूसरे शब्द का आदि वर्ण यहाँ परिवर्तित रहेगा। ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है और री भी हो सकता है। अगर आ और ई का मेल होता है तो वह ए हो जाएगा, तथा आ और ऊ का अगर मेल होता है तो ओ हो जाएगा। आ का मेल अगर रे के साथ होता है तो अर हो जाएगा। आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे है कमलेश। अब एक ही मात्रा ला के ऊपर दिखाई दे रहा है तो इससे संबंधित हम एक शब्द बनाएंगे। तो हो गया कमल धन ईस। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण बड़ी ई, आ और ई आपस में मिलकर ए हो गए। अब शब्द क्या बना दिए? कमलेश। अगला देखते हैं, ऐसे ही जैसे है रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, कोई भी शब्द रहेगा तो ऐसे ही उसका संधि विच्छेद किया जाएगा। अब देखते हैं ऊ से संबंधित, चूंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ आ रहेगा और दूसरे शब्द का आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ऊ रहेगा, तो उस स्थिति में वह ओ बन जाएगा। अब देखिए कैसे, जैसे महोदय। अब हा पे ओ की मात्रा है, इसका मतलब है कि हा के पहले जितने भी वर्ण होंगे उनको हम लेकर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। तो शब्द बनेगा महा धन, दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या होगा? ऊ होगा, तभी ओ होगा, आदेश। तो यहां पर ओ की जगह पर हम ऊ और द लिख दिए। अब यहां देखोगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ और दूसरे शब्द का आदि वर्ण ऊ, आ और ऊ मिलकर दोनों मिलकर ओ हो गए। ऐसे ही आपके परोपकार, हितोपदेश, ये सभी शब्द आपकी गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। आपका बचा वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यह अगले वीडियो में आप लोगों को बताया